प्लास्टिक्स, जिसे हम इंसानों ने इंडस्ट्रीज के लिए अमृत समझकर बरसों पहले बनाया था। इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल एंड यूजफुल। हावेवर, यही अमृत आज हमारे प्लैनेट के लिए एक विष बन गया है, अ पॉइजन। और इसमें गलती प्लास्टिक्स की नहीं, अस ह्यूमंस और हमारे केयरलेस अप्रोच की है। Humans produce over 430 million tons of plastic every single year, यानी कि सालाना के 43 करोड़ टन्स। और इतने सारे प्लास्टिक का यूज करके हम इसका टू थर्ड हिस्सा केयरलेसली वेस्ट बनाकर लैंडफिल्स में, रस्तों पर, समुंदरों में, नदियों में और हर दूसरी जगह पर केयरलेसली डिस्कार्ड कर देते हैं। For us, garbage is that which we carelessly throw in public places and in the open. लेकिन ये प्लास्टिक वेस्ट जो हमें दिखाई देता है, दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट कॉजेज पोल्यूशन। ओवर टाइम ये गार्बेज छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कॉल्ड माइक्रोप्लास्टिक्स एंड नैनो प्लास्टिक्स एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक्स दैट डिसइंटीग्रेट फ्रॉम मैक्रोप्लास्टिक्स। और ये भी पोल्यूशन कॉज करते हैं एंड फर्दर एड टू द प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन अर्थ। However, there does exist an effective solution to this big problem that we have caused. And that solution is plastic recycling, the hero of our story. Plastic recycling is defined as the process of recovering waste or scrap plastic and reprocessing it into functional, useful products. It is a practice that prevents non biodegradable polymers from accumulating in landfills and oceans while reducing reliance on fossil fuels used to manufacture new virgin plastics. The interesting part of plastic recycling is that we can make a completely new, useful product out of a plastic product which is a threat and causes plastic pollution. इससे we reduce the plastic being dumped and we actually put it back into the consumer loop. For example, we can make fibers for clothing and textiles, packaging for food, and so much more from the recycled polyethylene terephthalate और PET plastic जो हमें प्लास्टिक बॉटल से मिलता है। We can also build furniture, flower pots, benches, outdoor benches, and so much more from the recycled high density polyethylene or HDPE plastic, which is found in milk jugs, shampoo bottles, soda bottles, etc. काफ़ी सारी कंट्रीज में लार्ज स्केल पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो रही है, जिससे कंट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही है। नंबर वन, इंडिया। इंडिया में लार्ज स्केल पर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो हाई क्वालिटी पोस्ट कंज्यूमर रेजिन मेजर एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड्स को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। नंबर टू, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में एक बहुत ही एडवांस्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग इकोसिस्टम है विद अ रिसाइकलिंग रेट ऑफ ओवर 73%। नंबर थ्री, जापान। जापान में रिसाइकलिंग रेट 80% से भी ज़्यादा है एंड द गवर्नमेंट रिलाइज हेविली ऑन लार्ज स्केल थर्मल रिसाइकलिंग एंड एनर्जी रिकवरी फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो इसी लेवल पर एडवांस्ड रिसाइकलिंग इकोसिस्टम रखते हैं एंड दिस इज ट्रूली टू बी अप्रिशिएटेड। Now let us understand a few things about plastic recycling, the process. The most commonly used traditional method for plastic recycling in facilities is mechanical recycling, the most common one. The traditional process steps include collection, sorting, washing, shredding and extrusion. अब इसमें limitations क्या आते हैं? Each melting cycle degrades the plastic quality and strength. इसमें basically डाउन साइक्लिंग होती है, प्लस इसमें कंटामिनेशन रिस्क भी होता है बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी कैनॉट हैंडल मिक्स्ड प्लास्टिक्स, मल्टी लेयर पैकेजिंग और हेवीली सॉइल्ड आइटम्स। प्लस इसमें colored plastics cannot easily be turned back into clear plastic. But there are a few methods which are categorized under advanced plastic recycling, जिसमें ज़्यादा कैपिटल भी लगता है, ज़्यादा मशीनरी भी लगती है एंड इट इज़ एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। Now let me tell you about three specific types of plastic recycling including advanced processes. पहला, डीपॉलीमराइजेशन। इसमें स्पेसिफिक पॉलीमर्स को उनके ओरिजिनल मोनोमर बिल्डिंग ब्लॉक्स में कैटलिस्ट या केमिकल एजेंट्स के द्वारा लोअर टेम्परेचर्स पर तोड़ा जाता है। पायरोलिसिस, इसमें प्लास्टिक वेस्ट को एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में हीट किया जाता है जिससे इट ब्रेक्स डाउन पॉलीमर चेन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स
इसमें मिक्स्ड या कंटेमिनेटेड प्लास्टिक्स को भी हैंडल किया जाता है, विच ट्रेडिशनल मैकेनिकल सॉर्टिंग कैन नॉट हैंडल। एंजाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल रिसाइकलिंग में engineered बैक्टीरिया एंड फंगाई की मदद से प्लास्टिक्स को लोअर टेम्परेचर्स पर डाइजेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था, ट्रेडिशनल मैकेनिकल रिसाइकलिंग में काफी सारे स्टेप्स होते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस में एक प्लास्टिक को पहले वॉश किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, पेलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड फिर दोज पेलेट्स आर सोल्ड टू कंपनीज विच यूज देम एज रॉ मटेरियल्स, और उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इंडिया रिसाइकल्स 60% of its plastic waste and the world recycles only 9%. Now, naturally आप कहोगे कि वाओ, इंडिया इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज। हाँ, लेकिन रिसाइकलिंग कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इट इज अ कंपल्सरी ड्यूटी। अभी भी वो 40% वेस्ट इज अराउंड 1.65 मिलियन टन which is unrecycled and is causing harmful plastic pollution in India. लेकिन recycling is not as easy as you think it is, and that is the only reason why आज की दुनिया में recycling इतना difficult क्यों है। Now let us understand the challenges why plastic recycling is still not implemented to a full scale in the world. The problem is that plastic recycling में काफी सारे steps involved होते हैं, which requires heavy capital, and thus companies find it cheaper to manufacture new plastics from fossil fuels rather than recycling old ones. There are only about 390 advanced recycling plants in the world and probably a few thousand other ordinary ones. India has over 2,300 registered mechanical, 3,000 plus informal, and around just 5 to 10 advanced plants, जिसमें से सिर्फ एक से दो major operational pioneers हैं. When we will really stress on upgrading our facilities, only then can we recycle for a greener tomorrow in the true sense.